बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा था आईबीएस इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम को। हमने उसकी डायग्नोसिस क्राइटेरिया को और उसकी पैथोलॉजी को, पैथोफिजियोलॉजी को और उसके सिम्टम्स को डिटेल में डिस्कस किया था। इफ़ यू कैन रिकॉल, जो गट टिश्यूज हैं वो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन है, गट फ्लोरा जो है वो ओवर बैक्टीरियल ग्रोथ है, और जो डिसबायोसिस हो जाती है, डेट मीन्स के जो माइक्रोबायोटा हमारे गट रीजन में है उसकी डिसरेगुलेशन हो जाती है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं। डायग्नोसिस क्राइटेरिया में जो था वो आईबीएस के चूंकि सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं जैसे कि डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, जो बहुत सारी और डिजीजेस की वजह से या बहुत सारे और ड्रग्स के इंटरेक्शन की वजह से या फूड पॉइजनिंग की वजह से भी होते हैं। तो हम उसकी डिफरेंट टेस्टिंग करते हैं और हमने कुछ दो क्राइटेरियाज पढ़े थे। एक हमने मैनिंग क्राइटेरिया पढ़ा था, ठीक है, और एक हमने रोम क्राइटेरिया पढ़ा था। मैनिंग क्राइटेरिया में हमने ये बात की थी कि जब दो से ज़्यादा इन फॉलोइंग में से कोई भी सिम्टम्स उस पेशेंट में आते हैं तो चांसेस आर देयर दैट ही इज हैविंग आईबीएस। और रोम क्राइटेरिया हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफाइड और स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट्स देता है, और उसमें वो कहता है कि अगर आपको हफ्ते में कम से कम एक बार दो या दो से ज़्यादा कोई ये सिम्टम्स रहें, अब्डोमिनल पेन रहे और उसके साथ फॉलोइंग में से कोई या दो से ज़्यादा सिम्टम्स शो हों फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 3 मंथ्स, तो आईबीएस जो है उसकी डायग्नोसिस की जा सकती है। जैसे कि हमने बात की थी कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है स्टूल की और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूल की, और फिर ब्रिस्टल स्टूल फॉर्म स्केल मैंने आपसे कहा था कि आप सारे खुद जो हैं वो उसको देख लेंगे। लेबोरेटरी टेस्टिंग को हमने डिस्कस किया था, कोलोनोस्कोपी को किया था, और फिर हमने जो है वो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ को टेस्ट करने के लिए लेक्ट्यूलोज टेस्ट भी किया था, ठीक है। लेक्ट्यूलोज ब्रेथ टेस्ट में बेसिकली हम कितनी जल्दी उसकी सांस में से हाइड्रोजन और मीथेन गैस रिलीज होती है उसकी बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं उस पीक की बेस पे कि कितनी ज्यादा ओवर ग्रोथ है बैक्टीरिया। लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है वो इनिशियली रिकमेंड की जाती हैं। जब भी आईबीएस की जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है तो हम उसको सर्टेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, जैसे लाइफस्टाइल की एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉमन सी एक जो चेंज डॉक्टर भी कहता है और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम उसको रिकमेंड करते हैं, वो ये है कि खाना खाने के बाद आपने 10 से 15 मिनट वॉक करनी है, एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। अगर तो जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं या जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज हैं, कॉफ़ी है, टी है और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी अगर ज़्यादा कंज्यूम करे तो उसको भी जो है वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स और इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। तो उसको फूड ट्रिगर्स को अवॉइड करना है, पर्टिकुलरली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है। मैनेजमेंट होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिजॉल्व होता है, और कुछ लोगों में जो है वो उनको लॉन्ग टर्म जो है वो लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन फॉलो करते रहे तो वो ठीक रहते हैं। कुछ लोगों को जो है वो हमेशा कोई ना कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है, और कुछ लोगों को जो टेम्परेरी भी है होता है और वो इससे रिकवर कर जाते हैं। इट्स अ क्लास ऑफ ड्रग विच इज यूज्ड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें आईबीएस का इशू होता है, उनकी जो बॉडी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड और हाइपर एक्टिव होते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, उसकी बाउल मूवमेंट्स डिस्टर्ब्ड हैं, कभी उसे कॉन्स्टिपेशन रह रही है, कभी उसे डायरिया है। तो जो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हेंस्ड है, बहुत ज़्यादा रैपिड है और क्विक है टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि अब स्टिमुलाई क्या है कि हम जो डाइट ले रहे हैं, हम जो चीज़ भी कंज्यूम कर रहे हैं उसको लेके गट फॉरन रिएक्शन देती है। चाय नहीं देनी, कैफीन नहीं देनी, कॉफी नहीं देनी, हमने उसे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देनी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमने उसे शुगर सॉल्यूशंस नहीं देने क्योंकि हमें पता है कि एक नॉर्मल क्योंकि बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, और हम इसको भी डिस्कस भी करेंगे कि इसके लिए फूड मैप डाइट आती है। जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन को भी कंसीडर किया जा सकता है अगर ज़रूरत हो, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये इस वजह से होती है
कि वो किसी न किसी परेशानी की वजह से भी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, और इन एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से भी आपको आईबीएस हो सकती है। न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन व्हाइल द मैनेजमेंट ऑफ आईबीएस। आईबीएस जो है इसकी इटियोलॉजी में हमने उस दिन भी बात की है कि साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों इटियोलॉजीज हैं इसकी, रीजंस हैं इसकी। न्यूट्रिशन रिलेटेड और स्ट्रेस रिलेटेड दोनों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आईबी। उसका ईटिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल था या अनबैलेंस्ड था, और उन्हीं डेज में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी थी। उसका स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा था। तो हम ये ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होती, लेकिन ज़्यादा कॉमन ये फीमेल्स में है। Just like any other intestinal disease, IBS is also known to have been caused by Western diets. कि हम जिस तरह से बात करते हैं, अब वेस्टर्न डाइट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं कि जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है। आप उसकी ब्रेड को देखो कि वो बिल्कुल रिफाइंड है, प्योर मैदा है, उसमें ज़ीरो फाइबर है। सैंडविचेस हैं तो ब्रेड में उसमें जो है वो ज़ीरो फाइबर है। और फिर उसमें दूसरा क्या पोर्शन आता है, बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट। अब फैट कंटेंट देखने में तो हम यही कह रहे हैं कि उसके अंदर है तो प्रोटीन ही, ठीक है। अब प्रोटीन है, ठीक है, गोश्त है, चाहे वो बीफ है, मटन है, पोल्ट्री है, वो गोश्त है, लेकिन आप ये देखो कि वो कितना डीप फ्राई किया जाता है, क्योंकि वो प्योरली इतने ज्यादा ऑयल के अंदर हम उसको डिप कर देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ऑयली है। दूसरा, उसमें बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और तीसरा उसमें ये है कि सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अब वेस्टर्न डाइट से मुराद ये है। इसी तरह जिस तरह बहुत सारी और गट इश्यूज जो हैं वो वेस्टर्न डाइट्स के साथ लिंक हैं, और अगर उसकी वजह से नहीं होते तो हमने जब उनको गट इश्यूज डिसऑर्डर्स होते हैं तो हम सबसे पहले उसकी वेस्टर्न डाइट्स कम करवाते हैं। हम जरूरी नहीं कि वो वेस्टर्न डाइट्स जो हैं वो बाहर से ही आ रही हैं, घर के बाहर से आ रही हैं। अगर आप घर में भी जो है वो रिफाइंड फ्लोर यूज कर रहे हो, रिफाइंड शुगर्स यूज कर रहे हो, क्योंकि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं दोनों चीजें, और जो ऑयली चीजें एक्सेस में यूज कर रहे हो, तो हमने उन सब चीजों को कम करवा देना है, ठीक है। बोथ डाइट एंड साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैव रिजल्टेड इन सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट्स। अगर जो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेडिकल एंड न्यूट्रिशनल थेरेपी को यूज कर रहा है फॉर हिज और हर ट्रीटमेंट, तो उसमें जो साइन और सिम्टम्स हैं वो ज्यादा बेहतर तौर पे रिजॉल्व हो जाते हैं। कोई भी न्यूट्रिशन का टीचर आपको एक प्लान प्रोवाइड नहीं कर सकता इस तरह से कि हाँ जी ये आईबीएस का प्लान है, चाहे वो नेट में है चाहे वो कहीं भी है, कि ये आईबीएस का प्लान है, आपने उसको यही देना है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस पेशेंट को आप भी टारगेट करेंगे, उसकी चॉइसेस, उसकी रीजंस, उसकी जो इटियोलॉजी है, उसको क्यों आईबीएस हुआ, किस तरह सोयर है, किस फॉर्म का है, उसके सिम्टम्स कैसे हैं, उसकी टॉलरेंस कितनी है टुवर्ड्स जो है वो डिफरेंट फूड आइटम्स, उसकी एज, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड आइटम्स, उसकी अफोर्डेबिलिटी, सब कुछ डिफरेंट होता है। तो डाइट प्लान जो है वो हमेशा इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं, ठीक है। आप इन गाइडलाइंस को देखते हो तो बिल्कुल उसी तरह आप प्लान बनाते हो जैसे आप नॉर्मल प्लान बनाते हो, कि आप उसके अकॉर्डिंग उसको, अगर वो बहुत ज्यादा मोटा है तो हम उसे कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज की रेंज में से थोड़ी कम परसेंटेज दे देंगे। अगर वो मेल नरिश्ड है तो हम प्रोटीन की अपर लिमिट दे देंगे। हम जब वो सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं, जब आप फिर उसमें ग्राम्स में कार्ब आ जाएंगे और अब आपने उसे फूड चॉइसेस देनी है, तो उस केस में फिर आप ये गाइडलाइन जहन में रखते हो। थेरेपी का रूल है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ आईबीएस। इसमें यह है कि आपने उसका सॉल्युबल फाइबर कंटेंट बढ़ा देना है, और इनसॉल्युबल फाइबर जो है उसको कंट्रोल करना है। अब जो सॉल्युबल फाइबर है ये किन किन में ज्यादा है। अगर अब आप उसे सीरियल्स दे रहे हैं, जैसे आपने उसे चपाती देनी है या सीरियल के ग्रुप में से कुछ ना कुछ रिकमेंड करना है, अब आपने जहन में रखना है कि मैंने इसे वो सोर्सेज देने हैं जिनमें इनसॉल्युबल फाइबर कम हो और सॉल्युबल फाइबर ज्यादा हो। यूजुअली ज्यादातर ये दोनों सोर्सेज जो हैं वो साथ साथ एक कमोडिटी में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे अगर आप सीरियल की बात करें तो जो प्योर ब्रांड है, जैसे कि गंदुम के अंदर इनसॉल्युबल कंटेंट ज्यादा है। अगर आप उसके सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेटिव्स देखते हो सीरियल ग्रुप में से जिनमें सॉल्युबल फाइबर ज्यादा हो, तो उसमें ओटमील है, उसमें बार्ले है। तो आप उनको ये चॉइसेस दे सकते हो कि वो दलिए पे आ जाए या इस तरह से, क्योंकि ऑलरेडी उसको जो है वो डायरिया कॉन्स्टिपेशन है, तो प्योर चपाती तो वैसे भी नहीं ले रहा। लेकिन अगर वो चपाती की टॉलरेंस है
तो हम उसे कहेंगे कि आप इतना पोर्शन इसमें आटे का, गंदम का मिक्स कर लें और बाकी ओट मील और बार्ले जो है वो इसमें ऐड कर लें। तो मिक्स में उसका जो सॉल्युबल फाइबर कंटेंट था वो एज कम्पेयर टू प्योर गंदम आटा अब उसका बढ़ गया है, क्योंकि वो 2 से 3 सीरियल्स को मिक्स कर रहा है, वो भी वो सीरियल्स जिनमें सॉल्युबल फाइबर एज कम्पेयर टू व्हीट ज्यादा है। इसके अलावा फ्रूट्स में हमेशा सॉल्युबल फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे बनाना जो कंट्रोल्ड इनसॉल्युबल फाइबर में कि हमने उसको प्योर इनसॉल्युबल फाइबर नहीं देना, क्योंकि हमें पता है कि उसकी गट के अंदर बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हुई हुई है, जो पैथोजेंस हैं वो बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन कर रहे हैं इनसॉल्युबल फाइबर की। तो उसकी वजह से उसके अंदर जो कुछ इस तरह के सिम्टम्स जैसे ब्लॉटीनेस, गैसीनेस और इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसलिए हमने उसे इनसॉल्युबल फाइबर के सोर्सेज कम देने हैं। अब इन जितने आईबीएस के पेशेंट्स हैं 99.5% जो हैं उनको दूध और दूध से बनी हुई चीजें जो हैं वो डाइजेस्ट ही नहीं होती। उनकी डायरिया, उनका स्वेयर हो जाता है, उन्हें ब्लॉटिंग का इशू आता है, क्योंकि जब दूध को कंज्यूम किया जाता है और वो डाइजेशन उसकी प्रॉपर नहीं हो पाती, तो उस केस में जो गट बैक्टीरिया था, जो वहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ ओवरलोड हुई हुई है, तो वो फर्मेंटेशन करती है लैक्टोज शुगर की, और फिर वो ब्लॉटिंग, गैसीनेस, क्रैम्पिंग और उसकी डायरियल कंडीशन जो है वो ज्यादा स्वेयर हो जाती हैं। जो आईबीएस के पेशेंट्स हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं टेम्पोरेरीली, ठीक है, क्योंकि एक तो वैसे उनमें डाइजेस्ट नहीं हो रही क्योंकि उसकी बाउल मूवमेंट्स जो हैं वो इरेगुलर हो गई हैं। दूसरा, बहुत सारे लैक्टोज इंटॉलरेंट में आईबीएस हो सकती है, और आईबीएस में की वजह से टेम्परेरी तौर पे जो है वो उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है। अदरवाइज लैक्टोज इंटॉलरेंस कोई ऐसी डिजीज नहीं है कि आपको लाइफ में कभी भी हो जाए, ये एक जेनेटिक इशू है जो पैदाइशी तौर पे वो बच्चा जो है उसके अंदर वो एंजाइम नहीं बनता, यानी लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता जिसने लैक्टोज को डाइजेस्ट करना होता है, ज्यादा तो उनमें ये इश्यूज आते हैं, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग एंड ऑल दैट। इसलिए हमने उसको अवॉइड करना है। ग्लूटेन और वीट को भी हम अवॉइड करते हैं। एक ऐसा पेशेंट, आईबीएस का पेशेंट जिसके अंदर उसकी बाउल मूवमेंट्स ठीक नहीं है, उसकी गट बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुई हुई है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स दे रही है स्टिमुलाई के अगेंस्ट, तो उस केस में हम उसको जितना कम ऐसी हर वो चीज कम देंगे जिनकी नॉर्मली भी एलर्जीज या इंटॉलरेंसेस होती हैं। जैसे अभी हमने दूध की बात की है, अभी हम वीट और ग्लूटेन की बात कर रहे हैं। प्रोबायोटिक थेरेपी क्यों जरूरी है? डिसबायोसिस हो चुकी है, वहां पे जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनकी ओवर ग्रोथ हो गई है, ठीक है। अब उस ओवर ग्रोथ की वजह से जो हमारा नॉर्मल हेल्दी माइक्रोबायोटा है या माइक्रोबायोम है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो बजाय ये कि हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स दें कि वो जो ओवर पैथोजेनिक बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो हम उन्हें मारने के लिए एंटी बैक्टीरियल या माइक्रोबियल ड्रग्स उसको दें, मेडिकेशंस दें, तो ऑब्वियसली वो मेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ जाके उनको नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी जो पैथोजेनिक है, वो हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया है उसको और ज्यादा कम कर सकते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जब हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो उसके बाद जो है ना हमारा हम डिसबायोसिस यानी कि जो डिसरेगुलेशन हो गई है माइक्रोबायोटा की, जो एक बैलेंस था हेल्दी और अनहेल्दी बैक्टीरियाज में, वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसे हम डिसबायोसिस कहते हैं। तो एंटीबायोटिक के यूज के बाद वैसे भी डिसबायोसिस बहुत कॉमन है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स बायोटिक्स ने काम यही करना है कि उन्होंने जो है उसके कोट को, बैक्टीरियल कोट को जो है वो डिस्ट्रॉय करना है, उसकी प्रोटीन को तोड़ना है, उसको सेल को डैमेज करना है, जो भी उनका मैकेनिज्म होता है डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स का। तो अब अगर हम उसे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं तो वो ना सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को बल्कि जो हमारा चंद एक हेल्दी माइक्रोबायोम रह गया वो उसको भी मजीद डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो बजाय हम उसको ये रिकमेंड करने के, हम उसको प्रोबायोटिक सप्लीमेंटेशन रिकमेंड करते हैं। एंड द यूज ऑफ प्रोबायोटिक सप्लीमेंटेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ आईबीएस हैव बीन प्रूव्ड वेरी इफेक्टिव, ठीक है। और इस केस में इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, इट कैन हेल्प रीपॉपुलेटिंग द इंटेस्टाइनल ट्रैक विद फ्रेंडली बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक सप्लीमेंटेशन कौन कौन सी हम दे सकते हैं? लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम और स्ट्रेप्टोकोकस। जो एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग आईबीएस के,
कि हमने इन पेशेंट्स को लो फोडमैप डाइट देनी है। फोडमैप इज एन एक्रोनिम ऑफ फॉर फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पोलियोल शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स विच आर फर्मेंटेड बाय गट बैक्टीरिया। वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको जो हमारी बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो चुका है पेशेंट के अंदर, वो बहुत ज्यादा जल्दी फर्मेंट करेगा। और हमने अभी पढ़ा है कि फर्मेंटेशन की वजह से फिर ब्लॉटिंग, गैसीनेस और डायरिया स्वेयर हो सकता है। सबको जो है वो ये चार्ट शो हो रहा है। इसमें आप ये देखो कि कुछ ऐसे बीन्स हैं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि बीन्स में सोल्यूबल फाइबर जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो हाई फूड मैप में आ रहा है, इफ यू कैन सी दैट। स्वीटनर्स, ड्रिंक्स, ये पूरी लिस्ट है आपके पास। ऑब्वियसली यू आर नॉट सपोज टू लर्न ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, लेकिन आपको जर्नल सा एक फिर आप ज्वाइन करना और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करेंगे।